वहीं दूसरी तरफ काव्या अपने हाथ में पकड़े मांस के टुकड़े से भरी प्लेट को लेकर वाइटी यानी कि मानव के पालतू सफ़ेद बाघ की तरफ बढ़ गई थी। मुंबई शहर में हर मिनट पर कुछ बड़ा तो कुछ छोटा कांड होना आम बात है। ऐसे में आज सुबह ही एक मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन चौधरी की बेटी तरुण का मामला आया था। उस पर किसी मिडिल क्लास फैमिली ने एक लड़की के रेप का चार्जशीट फाइल हुआ था। मामला संगीन था, जिसकी वजह से मुंबई की लोकल पुलिस ने तरुण को सीधे लॉकअप के अंदर फेंक दिया था। बड़े बिजनेसमैन का बेटा होने की वजह से भी यह मामला रेप का था, जिसके लिए एफआईआर तो दर्ज करना ही पड़ता है, जिसे बाद में फाड़ा भी नहीं जा सकता था। वहीं चौधरी भी अपने बेटे को जेल से बाहर निकलने में असमर्थ था, क्योंकि इस मामले में कार्यवाही बहुत जल्दी होती है और जब थाने में कोई नेक पुलिस वाला हो तो मामला तुरंत कोर्ट में ही जाकर चैन लेता है। भले ही कोर्ट चौधरी के बेटे को जो भी सज़ा दे, ये उनका सरदर्द नहीं है। जहां अब तक मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका था और चौधरी के बेटे की रिहाई नामुमकिन थी। ऐसे में चौधरी को इस वक्त सिर्फ एक ही शख्स नजर आ रहा था, रणविजय सिट्ठी, जो अक्सर ऐसे ही क्रिमिनलों का केस लड़ता था। साथ ही उसका अब तक का एक भी केस न हारने का रिकॉर्ड होने की वजह से चौधरी ने रणविजय सिट्ठी को अपने फार्म हाउस आने का तुरंत ही न्योता भेज दिया था, जिसे रणविजय ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इस वक्त उसके काम के आड़े शिवानी और उसकी प्रेगनेंसी आ रही थी। रणविजय, मेरी वजह से तुम अपना काम मत छोड़ो, आई विल मैनेज। अभी मेरे साथ इतना सीरियस इशू भी नहीं है, प्रेगनेंसी का सेकंड मंथ ही चल रहा है। तुम बेफिक्र होकर जाओ और अपना काम करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। रणविजय को किसी सोच में उलझा हुआ देख शिवानी ने कहा, जिसे सुनकर रणविजय भी अब तक नॉर्मल हो चुका था और शिवानी को अपना ध्यान रखने के लिए बोल वो अपने फ्लैट से बाहर निकल गया। जिसके जाते ही शिवानी ने भी एक राहत की सांस ली, क्योंकि जब से वो रणविजय के साथ उसके फ्लैट में आई थी तब से रणविजय हर वक्त उसे अपने सामने ही रखने की कोशिश करता। उसका ख्याल वो ऐसे रख रहा था जैसे शिवानी रियल में प्रेग्नेंट है और उस बच्चे का बाप खुद रणविजय सेट्टी ही है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक चिड़चिड़ापन भी नज़र आ रहा था। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट से एक नाम को ढूंढते हुए उसे डायल भी कर दिया। 2 से 3 रिंग जाते ही कॉल रिसीव हो चुका था। हेलो, शिवानी बोल रही हूँ। हेलो, तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी ही सिट्ठी विला आ रही हो, लेकिन अब तक आई क्यों नहीं फ़ोन ने दूसरी तरफ मौजूद उस लड़की ने कहा। अभी ये बात बताने का वक्त नहीं है, तुम सिट्ठी विला के बारे में बताओ, वहाँ क्या चल रहा है, शिवानी ने कहा। शिवानी, एक बड़ी खबर है, दुनिया की नज़रों से छिपकर मानो सिट्ठी ने शादी कर ली है, उस लड़की ने कहा। वाट, कौन है वो लड़की, चौंकते हुए शिवानी ने कहा। अभी उस लड़की का चेहरा सामने नहीं आया है, यहाँ तक कि बिला के नौकर भी उसे पहचानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अभी तक उन्होंने भी उस लड़की का चेहरा ठीक से देखा नहीं है। खैर, वो जो भी है, मैं बहुत जल्दी ही पता कर लूँगी, उस लड़की ने कहा। हमें मानो और उसके भाइयों पर हाथ डालने से पहले उससे जुड़ी हर चीज़ की खबर होनी चाहिए, ताकि इस बार उनकी कोई चालाकी काम ना आ सके। इस बात का खास ध्यान रहे, हमारी एक गलती से हमारी जान भी जा सकती है। इतना कहते हुए शिवानी ने फ़ोन रख दिया था, लेकिन अब तक उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी थी। फ़ोन पर बात कर रही उस लड़की की बातों पर एक बार फिर से ध्यान देते हुए शिवानी ने कहा, मानो सिट्ठी ने शादी कर ली और ये बात किसी को पता भी नहीं, लेकिन उसे अपनी ही शादी को छिपाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। खैर, जो भी हो, मुझे इस खबर को सामंत सर तक पहुंचानी होगी। कहते हुए शिवानी ने एक बार फिर से अपना फ़ोन उठा लिया था, जहां इस बार उसने रो के काबिल ऑफिसर सामंत गोयल का नंबर डायल कर दिया था। दूसरी तरफ नौकरानी के हाथ से मीट से भरी प्लेट को लेकर काव्या वाइटी यानी कि मानो के पालतू बाघ की तरफ बढ़ गई थी। आज जहां उसे सिट्ठी विला के नौकरानियों को परेशान करके काफ़ी मज़ा आया था, वैसे ही अब वो उस वाइटी को भी सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगा था कि उस दिन अगर सीढ़ियों पर बैठा वाइटी
उसका रास्ता ना रोकता तो शायद वो सिट्ठी विला से बाहर भागने में कामयाब हो चुकी होती। इस गुस्से में काव्या अब तक वाइटी के पास पहुंच चुकी थी, जहां वाइटी एक मजबूत सिकंज में बंधे हुए सो रहा था। लेकिन काव्या के आने की आहट से उसने अपनी आंखें खोल दी थी। तो वहीं काव्या भी वाइटी से थोड़ी दूरी बनाकर ही उसे जांच परख रही थी। जब वो श्योर हो गई कि इस वक्त वाइटी बंधा हुआ है, मतलब उससे कोई खतरा नहीं है, तो अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लाते हुए उसके करीब बढ़ गई थी। लेकिन इस वक्त वाइटी की पीली व भूरी आंखें गुस्से में हल्की लाल हो चुकी थी। वो काव्या को देखते ही हल्का गुर्राने लगा था। तो वहीं काव्या, जो उसे बंधा देख खुद को सुरक्षित समझ रही थी, उसकी गुर्राहट को नज़रअंदाज करते हुए उसके पास ही बैठ गई और मीट से भरे प्लेट को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, हेलो वाइटी। वाइटी अभी भी बस हल्का गुर्रा रहा था। तुम्हें भूख लगी है तो ये लो, तुम्हारे लिए एकदम फ्रेश मीट, खाओ खाओ, शर्माओ मत, इसे अपना ही घर समझो, काव्या ने हल्का हंसते हुए कहा। तो वहीं वाइटी अब गुर्राना छोड़कर अपने चेहरे को प्लेट की तरफ घुमा दिया था। अपनी जीभ से अपने मुंह को हल्का साफ किया और प्लेट की तरफ बढ़ गया। वो अभी मीट का एक टुकड़ा ले पाता, उससे पहले ही काव्या ने मीट से भरे प्लेट को अपनी तरफ खींच दिया। साथ ही वाइटी की इस नाकामयाबी पर वो ठहाके लगाते हुए हंस भी पड़ी थी, जिसे देख इस बार वाइटी अपनी नाक को सिकोड़ते हुए अपने दांत दिखा दिए थे, जैसे काव्या का ये बर्ताव उसे गुस्सा दिला रहा हो। हल्की गुर्राहट के साथ उसकी पीली आंखें काव्या को ही घूर रही थी। लेकिन काव्या, उसे इस वक्त वाइटी को इस तरह से गुस्सा दिलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। वो हंसते हुए उस मीट से भरे प्लेट को उसके सामने करती, फिर अगले ही पल खींच लेती। तभी अचानक से काव्या के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे। आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी, क्योंकि उसके सामने ही बैठा वाइटी, जो अब तक अपनी नाक व भौहों को सिकोड़ते हुए हल्का गुर्रा रहा था, वहीं अब अपनी गर्दन को घुमाते हुए बड़ा खड़ा हो चुका था। साथ ही उसके गुर्राहट की आवाज़ भी अब भारी हो चुकी थी, जिसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो कभी भी काव्या के ऊपर झपटा मार सकता है, जिसे काव्या भी शायद समझ चुकी थी। एक नज़र अपने दाएं बाएं देखते हुए वो पीछे की तरफ सरकी, लेकिन उसकी हिल्स अचानक से लुढ़क गए और वो भी अपना बैलेंस खोते हुए तुरंत पीछे की तरफ गिर पड़ी थी। उसकी दोनों हथेलियां ज़मीन पर जम चुकी थी। तभी उसकी आंखें भी फैलते हुए बड़ी हो चुकी थी, जहां उनमें अब वाइटी का अक्स साफ नजर आने लगा था, जो एक लंबी गुर्राहट के साथ अपने मुंह को फाड़े एक लंबी छलांग काव्या के ऊपर लगाने के लिए तैयार था, उसे जिंदा फाड़ने के लिए तैयार था। इस वक्त काव्या का दिमाग सुन्न हो चुका था। अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को मुंह फाड़े देख उसमें घबराने, डरने या भागने तक की सोच नहीं बची थी। बस वाइटी को अपने करीब देख काव्या ने अपनी आंखें कस ली थी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे खींचते हुए कहीं दूर फेंक दिया है, जहां वो खुद को संभालने के लिए अपनी कोहनी को ज़मीन पर लगा दी थी। साथ ही उसके कानों में वाइटी की गरजती आवाज़ के साथ साथ किसी आदमी की भी हल्की चीख सुनाई दी। इस वक्त वाइटी की गरजती आवाज़ से पूरा सिट्ठी विला काँप रहा था। दूर बैठे लोग, जो इस घटना से अनजान थे, अपने कान बंद कर लिए थे। वहीं वाइटी के पास ही किसी आदमी की चीखने की आवाज़ को सुनते ही काव्या ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। सामने अभी भी वाइटी बौखलाया हुआ नजर आ रहा था। इस वक्त वो काव्या से इतना भी दूर नहीं था कि वो उसे पकड़ ना पाता। आते वक्त काव्या ने ध्यान नहीं दिया था, या शायद उस वक्त वह बाग सोया हुआ था, जिस वजह से उसे पता ही नहीं चल पाया था। लगभग 15 से 20 फीट जितनी लंबी सिकड़ में बंधा हुआ था, जो इस वक्त आराम से काव्या तक पहुंच सकता था। साथ ही वो काव्या तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन असफल था। तो वहीं इस वक्त काव्या के पास उसके ना पहुंचने का कारण था जेम्स, मानो का पर्सनल बॉडीगार्ड, जो इस वक्त हाथ में एक नुकीले लोहे से बने हथियार के साथ वाइटी के सिकड़ को काफ़ी मजबूती से पीछे की तरफ खींच रहा था, जिस कारण से वो ज़मीन पर चित्त पड़ी काव्या तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी काव्या के कानों में एक आवाज़ गूंजी, तुम ठीक हो?
काव्या के सामने अपना एक हाथ फैलाए अगस्त्य खड़ा था, जो इस वक्त काव्या के खड़े होने में मदद कर रहा था। तभी काव्या की नज़र अगस्त्य के बाजुओं पर गई, जहाँ उसके शर्ट के चिथड़े मच चुके थे। खून का रिसाव हो रहा था, जिसे देखते ही काव्या समझ चुकी थी कि वाइटी के सामने से उसे किसने दूर ढकेला था और खुद उसका शिकार बन गया था। और थोड़ी देर पहले उसने जो किसी के चीखने की आवाज़ सुनी थी, वो किसकी थी? वाइटी से काव्या को बचाने के लिए अगस्त्य ने अपने हाथों को जख्मी कर लिया था, जिसके जख्मों को साफ करते हुए डॉक्टर ने कई छोटे बड़े टाँके लगा दिए थे, क्योंकि उस पर वाइटी के पंजों से वार किया था। अगर उस वक्त जेम्स वाइटी पर पीछे से अपनी लगाम न कसता तो शायद वो गुस्से में अगस्त्य का भी काफ़ी बुरा क्षति कर देता, या शायद अब तक अगस्त्य के बाजू की जगह उसके शरीर के चीथड़े में बदल चुके होते। लेकिन इस घटना से काव्या अंदर तक सहम उठी थी। उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था। अपने कमरे के बेड पर लेटी बस उस हादसे के बारे में सोच रही थी जब वाइटी ने उसके ऊपर गुर्राते हुए छलांग लगाई थी। इन सब को सोचते हुए कब उसकी आंख लग गई, उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। इस वक्त रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। घड़ी में मौजूद कांटा भी चलते हुए रात के 2 बजने का इशारा कर रहा था। कुछ दिन पहले मानो की दिए ऑर्डर की वजह से बिला के सारे सर्वेंट्स भी इस वक्त अपने क्वार्टर्स में सो रहे थे। बिला के अंदर गुप्त अंधेरा पसरा हुआ था। तभी साइड में दूर चल रही हल्की रोशनी में अचानक से हॉल में किसी की मौजूदगी का आभास हुआ। एक काली परछाई जो बिला में पसरी हल्की रोशनी भी उसका चेहरा दिखाने में असमर्थ थी, लेकिन दीवारों पर पड़ रही उसकी छाया ये जरूर बता रही थी कि वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ रहा है। जबकि देखा जाए तो सीढ़ियों से ऊपर सिर्फ 2 शख्स ही रहते हैं, एक खुद बिला का मालिक मानो सेठी, तो दूसरी उसकी पत्नी, उसकी बेबी गर्ल यानी कि काव्या कोहली। जहाँ इस वक्त काव्या अपने रूम में नींद के आगोश में थी, तो दूसरा मानो जो अभी तक शायद दिल्ली से लौटा नहीं था। फिर वो काली परछाई किसकी हो सकती है, या फिर कहीं वो मानो ही तो नहीं था। लेकिन सीढ़ियों से ऊपर चल रही वो काली परछाई अचानक से अपनी जगह पर रुक गई थी, जैसे वो शख्स अपनी जगह पर खड़ा कुछ सोच रहा हो। तभी उसके कदम भी वापस से नीचे की तरफ उतरने लगे थे, जहाँ उसने अपने कदमों को आहिस्ता से बढ़ते हुए उस विला के निचले फ्लोर को काफ़ी बारीकी से चेक कर रहा था, जहाँ तक कि उसने किचन को भी नहीं छोड़ा था। इस वक्त उसे देखकर बता पाना थोड़ा मुश्किल था कि अंधेरे में ही लेकिन वो ढूंढ क्या रहा है। साथ ही धड़ल्ले से उसे अंधेरे में ऐसे चलते देख ये बात तो क्लियर थी कि वो कोई अनजान शख्स नहीं था। इस बिला के पग पग से वो काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ था। वहीं सिट्टी बिला की इतनी टाइट सिक्योरिटी में भी किसी अनजान शख्स का आना ना के बराबर था, जिससे इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि वो जो भी था इसी बिला से ताल्लुक़ रखता था। तभी उसके कदम ग्राउंड फ्लोर पर ही बने एक कमरे के बाहर रुक गए। उसने उस कमरे के दरवाजे को हल्का धक्का देते हुए पाया कि रूम के अंदर रखे बेड पर इस वक्त अगस्त्य गहरी नींद में सो रहा था, जिसे कुछ क्षण तक एकटक देखने के बाद उस शख्स ने अगस्त्य के रूम के गेट को आहिस्ता से लगाते हुए उसे बाहर से लॉक कर दिया था। जिसे वो जिस काम के लिए बिला के अंदर आया था, वो नहीं चाहता था कि उसके काम में दखल देने के लिए अगस्त्य वहाँ मौजूद हो। वहीं उस शख्स की इस हरकत से भी कन्फर्म हो चुका था कि ये मानो सिट्टी तो नहीं था, लेकिन ये शख्स कोई अनजान भी नहीं था। अब तक उस शख्स ने भी अपने कदम वापस सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए मोड़ दिए थे, जो सीधा काव्या के रूम के बाहर रुका। अगस्त्य की तरह ही काव्या के रूम के गेट को खोलते हुए उसने अंदर की तरफ देखा, जहाँ काव्या भी इस वक्त गहरी नींद में थी। लेकिन इस बार वो शख्स उसके रूम के गेट को बाहर से लॉक करने की बजाय अंदर चला गया। बेड पर सोई काव्या को कुछ देर तक एकटक देखने के बाद वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके पास ही घुटनों पर बैठ गया था। साथ ही अपनी उंगलियों को उसने काव्या के चेहरे की तरफ बढ़ाया ही था कि तभी हवा में ही किसी दूसरे शख्स ने आकर उसके हाथों को पकड़ लिया था, जिसे महसूस करते ही पहले शख्स की भौहें सिकुड़ चुकी थी। लेकिन रूम में डिम लाइट होने की वजह से इस वक्त वो शख्स देख नहीं पाया कि उसके हाथ को बीच में
किसने पकड़ रखा है, लेकिन पूरा शरीर अचानक से कांप उठा था। शायद अपने पीछे खड़े शख्स की चल रही भारी सांसों से अब तक वो समझ चुका था कि उसके पीछे कौन खड़ा है। उसके हाथ को इस वक्त किसने पकड़ रखा है। उसके आगे वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसके पीछे खड़े शख्स ने उसके मुंह को अपने दूसरे हाथ से दबोचते हुए कमरे से बाहर खींच लाया और नीचे जा रही सीढ़ियों से उस शख्स को नीचे फेंक दिया। सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से वो उसी वक्त उस अनजान शख्स से मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई थी, जिसकी आवाज़ को सुनते ही कमरे के अंदर सो रही काव्या की भी नींद खुल चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि ये आवाज़ उसके आसपास उसके कमरे से ही आई हो, लेकिन रूम में अंधेरा, साथ ही अचानक से किसी की चीखते सुन वो थोड़ा डर भी गई थी। कौन है, कौन है यहाँ? लड़खड़ाती आवाज़ में काव्या ने पूछा, लेकिन किसी ने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया था, जिसे देख काव्या की धड़कनें बढ़ने लगी थी। साथ ही काफ़ी सोच विचार के बाद उसने अपनी कांपती उंगलियों से बेड के साइड में लगे स्विच बोर्ड पर लगे स्विच को ऑन किया, ताकि उसे सब कुछ क्लियर दिख सके। वो समझ सके कि अचानक से उसने किसकी आवाज़ सुनी थी, लेकिन कमरे के कोने कोने में फैली रोशनी में भी उसे कोई नज़र नहीं आया, जो अब उसकी धड़कनों को बढ़ा देने के लिए काफ़ी था। अभी वो खुद को संभाल पाती उससे पहले ही उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। कोई लगातार कुछ बजा रहा था, या शायद कोई कुछ पीट रहा था, लेकिन क्या? साथ ही एक अनजाने डर से उसका शरीर भी ठंडा पड़ चुका था, लेकिन उसे जानना था कि ये कैसी आवाज़ थी। तभी अचानक से उसे याद आया कि नीचे अपने कमरे में अगस्त्या सो रहा है। आज उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह खुद काव्या ही थी। अगर आज वो आईटी को यूँ बेवजह तंग ना करती तो इस वक्त अगस्त्या भी जख्मी ना हुआ होता। कहीं वो चीखने की आवाज़ अगस्त्या की तो नहीं थी। मन में अगस्त्या का ख्याल आते ही काव्या का डर अचानक से गायब हो गया था। वो काफ़ी जल्दबाजी में अपने बेड से नीचे उतरी और दौड़ती हुई अपने कमरे से बाहर नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल में आ गई, जहां अभी भी वो आवाज़ उसे लगातार सुनाई दे रहा था। तभी उसने ध्यान दिया कि ये आवाज़ जो उसे कब से सुनाई दे रही थी वो अगस्त्या के ही रूम से आ रही थी, जैसे वो अंदर के दरवाजे को पीट रहा हो। आगे बढ़कर काव्या ने भी देखा कि किसी ने उसका रूम बाहर से लॉक कर रखा है। वो थोड़ी सोच में पड़ गई थी कि अगस्त्या के रूम का गेट बाहर से किसने लॉक कर दिया, जबकि जहाँ तक उसे याद था इस विला में कोई सर्वेंट भी नहीं है। अगर वहाँ कोई था तो सिर्फ काव्या और अगस्त्या ही थे। फिर किसने लॉक किया? लेकिन अगर अगस्त्या को परेशान देख उसने जल्दी से गेट को खोल दिया था। तुम ठीक हो? ये गेट किसने लॉक किया था? अंदर से काफ़ी घबराया हुआ अगस्त्या बाहर निकला और सामने खड़ी काव्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ किसी के चीखने की आवाज़ सुनी थी। क्या वो तुम थे? नहीं, इनफैक्ट मैं भी उसी आवाज़ को सुनकर उठा हूँ। मुझे लगा कि तुम किसी मुसीबत में हो, और जब गेट को बाहर से लॉक देखा तो मुझे अपनी सोच पर यकीन होने लगा था, अगस्त्या ने कहा। इस वक्त दोनों एक दूसरे को सही सलामत देख थोड़े शांत हो चुके थे, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था कि अगर वो आवाज़ उनमें से नहीं थी तो फिर किसकी थी? क्या उसके अलावा भी इस विला में कोई मौजूद है? दिमाग में ये ख्याल आते ही काव्या एक बार फिर से घबराने लगी थी, लेकिन अगस्त्या उस शख्स को ढूंढने के लिए विला की लाइट ऑन कर दिया था, जिसके ऐसा करते ही पूरा विला के कोने कोने में रोशनी फैल चुकी थी। और उस शख्स को ढूंढने के लिए उसने अपने कदम बढ़ा दिए। कुछ ही देर में अगस्त्या ने पूरे विला का कोना देख लिया था, लेकिन उसे उन दोनों के अलावा वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी अपने साथ ही चल रही काव्या की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ तो कोई नहीं है, शायद वो आवाज़ कहीं बाहर से आई हो। वैसे भी सेकंड ब्रदर की सिक्योरिटी को पार करके अंदर आना नामुमकिन है। खैर, रात काफ़ी हो चुकी है, तुम भी जाओ, सो जाओ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी या फिर कुछ बात हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना। ओके, कहते हुए काव्या वहाँ से अपने कमरे के अंदर चली गई, जिसके जाते ही अगस्त्या भी अपने रूम की तरफ बढ़ गया। लेकिन इस बात से वो भी अनजान थे कि उस विला में कोई था जहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि दो शख्स मौजूद थे, और वो आवाज़ भी इस विला के अंदर से ही आई थी। सिट्ठी विला के पीछे बने गार्डन एरिया में लगातार कुछ आवाज़ें आ रही थी।
एक मध्यम आकार के पौधे के पास ही वाइटी, जो इस वक्त एक इंसान के सीने पर अपने दोनों पंजों को रखे उसके शरीर को नोच रहा था, उसके बहते खून पर अपनी जीभ को फेरते हुए उसे चाट रहा था, जिसके पास ही खड़ा वो दूसरा शख्स यानी कि मानव सिट्ठी, जो अपने दोनों हाथों को बांधे वाइटी को ये सब करते हुए देख रहा था, लेकिन चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। इस वक्त मानव को सिट्ठी बिला में देखकर इतना समझ आ चुका था कि काव्या के पास बैठे शख्स को पीछे से पकड़ने वाला मानव ही था, जिसने उसके मुंह को दबोचते हुए बाहर खींचा और सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था। साथ ही काव्या और अगस्त्या की उठने से पहले ही वो उस शख्स को घसीटते हुए बिला के पीछे वाले हिस्से में ले आया और वाइटी के सामने फेंक दिया, जिसे इस वक्त वाइटी काफ़ी बुरी तरह से नोच रहा था और मानो अपनी जगह पर ही खड़ा उसे देख रहा था। तभी उसका फ़ोन भी बज उठा था। स्क्रीन पर अपने असिस्टेंट स्टीव का नंबर फ्लैश होते देख उसने तुरंत अपना कॉल आंसर किया, लेकिन फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद स्टीव की बातों को सुनते ही इस बार उसकी मुट्ठियाँ कस गई थी। चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। दिल्ली जाने की तैयारी करो, आज उस यशवर्धन ठाकरे का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म करके रहूँगा। दोस्तों, इस कहानी के रोज़ एक एक भाग इस चैनल पर भी आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों से कोई भी भाग मिस हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।